नमस्कार मित्रों। कक्षा 8वीं की विज्ञान की पुस्तक है। तीसरा पाठ संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का दूसरा भाग आज आरंभ कर रहे हैं। प्लास्टिक की कुछ विशेषताएं हमने देखी और तीसरी विशेषता आज है प्लास्टिक की कुचालकता। यानी प्लास्टिक कैसी होती है, कुचालक होती है ऊष्मा के और विद्युत के। तो किस तरीके से ये कुचालकता का गुण हमारे लिए उपयोगी है, आइए देखते हैं। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के एक कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होने की वजह से हत्थे बर्तनों के और बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक के बारे में और भी तथ्य दे रखे हैं। प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्लास्टिक का उपयोग है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियां टिक्कियों के पैक करने हेतु, यानी अपन गोलियां लाते हैं, टिक्कियाँ लाते हैं, उनकी पैकिंग प्लास्टिक के अंदर ही होती है। घावों को सीनने हेतु धागे, जो टाँके लगाए जाते हैं घाव के, वो भी प्लास्टिक के धागे होते हैं। सिरिंज, जिसका उपयोग व्यापक होता है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। आम जीवन में, दैनिक जीवन में प्लास्टिक बहुत ही उपयोगी है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में उष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। यानी ओवन में जब आप भोजन पकाते हो तो उसमें भी विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक से बने हुए बर्तन का उपयोग किया जाता है। वो भोजन को तो पका देती है, लेकिन उस प्लास्टिक का उस उष्मा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता ही नहीं। टेफ्लॉन एक प्रकार की प्लास्टिक है जिसके ऊपर चिकनाई युक्त पदार्थ चिपकते ही नहीं है। ये भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आते हैं। यानी ये भोजन पकाने वाले बर्तनों के ऊपर परत चढ़ा दी जाती है टेफ्लॉन की, जिससे इन बर्तनों में चिकनाई नहीं चिपकती है एंड आसानी से साफ हो जाते हैं। यानी दैनिक जीवन में प्लास्टिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे हम अध्ययन को जारी रख रहे हैं। इसके बाद है अग्निशय प्लास्टिक, यानी ऐसी प्लास्टिक जो अग्नि को सहन कर लेती है, यानी आग से जलती नहीं है। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं। पीछे हमने देखा संश्लेषित रेशे, उनकी एक जो हानि थी, जो अच्छा गुण नहीं था, वो था जलने पर वो चिपक जाते थे, जल्दी से आग पकड़ते थे और शरीर से चिपक जाते थे और पिघल कर तरल में बदल जाते थे संश्लेषित रेशे। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा गुण नहीं है। परंतु ये जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधी बनाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। जो प्लास्टिक आसानी से जलता था, लेकिन ये एक विशेष प्लास्टिक मेलामाइन, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़ों पर परत चढ़ाई जाती है, जो अग्निरोधक कर्मचारी है, उनके कपड़े इससे बने होते हैं, जिससे आसानी से ये कपड़े क्या है, आग नहीं पकड़ते। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। फायर फाइटर के कपड़ों के ऊपर किसकी परत होती है, तो मेलामाइन प्लास्टिक की परत होती है, जिससे वे आसानी से आग नहीं पकड़ते। अब एक प्लास्टिक और पर्यावरण, क्या पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लाभदायक है या हानिकारक, ये हम देखेंगे। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लिपटी वस्तुएं मिलती हैं। ये एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। यानी हमारे घरों में प्लास्टिक कहाँ से आती है, बाजार से। जब हम किसी भी तरह की सामग्री लाते हैं तो वो प्लास्टिक में डाल के लाते हैं। ये प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है, जिसे हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं उस प्लास्टिक को। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? प्लास्टिक का निस्तारण हम नहीं कर सकते। प्लास्टिक का निस्तारण करना एक आसान समस्या नहीं है, बहुत ही कठिन समस्या है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आइए देखते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। वह पदार्थ जिसको हम बाहर फेंक दें, खेत में फेंक दें, जिसका अपघटन किसके द्वारा हो जाए, जीवाणुओं के द्वारा,
प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा वे सड़ जाए, गल जाए, जीवाणु द्वारा अपघटित होकर खाद में बदल जाए, रेत में बदल जाए, तो वे पदार्थ कैसे कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। वेद इम्पोर्टेड दोनों परिभाषाएं आप याद रखें। जैव निम्नीकरणीय है जो प्राकृतिक घटनाओं से, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जिन पदार्थों का विघटन हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, और जिनका प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा विघटन नहीं होता वे जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। यानी जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय घटना के द्वारा ही अपघटित हो जाते हैं, लेकिन जो कृत्रिम पदार्थ होते हैं वो नहीं होते, तो वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाएंगे। तो आगे एक सारणी दे रखी है जिसका अध्ययन हम विस्तार से देखेंगे। विशिष्ट अपशिष्ट के प्रकार देखेंगे। इसमें अपशिष्ट के प्रकार, अपहासित होने में लगने वाला लगभग समय, यानी उसे अपघटित होने में कितना समय लगता है, पदार्थ की प्रकृति वो कैसा है, जैव निम्नीकरणीय है या अजैव निम्नीकरणीय। सब्जी और फल के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, तो ये कैसा है, प्राकृतिक स्रोतों का कचरा है, तो 1 या 2 सप्ताह में ये अपशिष्ट हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, विघटित हो जाएंगे। ये जैव निम्नीकरणीय प्रकार का प्रकृति है इनकी। अगला है कागज। तो कागज 10 से 30 दिनों में अपघटित हो जाते हैं। कागज भी प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल से बनाया जाता है, तब ये जैव निम्नीकरणीय कचरे के अंतर्गत आएगा। सूती कपड़ा, ये भी प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया गया, 2 से 5 माह में, यह भी जैव निम्नीकरणीय होगा। लकड़ी 10 से 15 वर्ष में जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष में, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे, ये 100 से 500 वर्ष इसको लग जाएंगे, क्योंकि ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्षों तक रहेगी, ये भी कैसी है, जैविक अनिम्नीकरण क्रियाओं के द्वारा बनी हुई है। ये कृत्रिम तरीके से रसायनों से बनाई हुई सामग्री का अपघटन होने में कई 100 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक पदार्थ भी है। आगे हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है। ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, यानी प्लास्टिक कैसा है, अपघटित होने में कई वर्ष लेता है। ये पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक एक तरह से पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारक है। इसके अतिरिक्त जब ये संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। जब प्लास्टिक को इकट्ठा करके हम जलाते हैं तो जलने में लंबा समय लेते हैं, और कुछ अपशिष्ट भी पीछे रह जाते हैं, और जलाने पर जहरीला धुआं भी निकलता है जो कि वायु प्रदूषित करता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर वातावरण प्रदूषित करता है। भारी मात्रा में प्लास्टिक को जलाने से विषैली गैस निकलेगी जो पर्यावरण को क्या करेगी, दूषित करेगी। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो हम इस प्लास्टिक का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, क्या इस समस्या का कोई विकल्प है हमारे पास, तो बिल्कुल है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। आप कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, तब इन समस्याओं से आप बच सकते हैं। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए, यानी ये प्राकृतिक कच्चे माल से बने हुए कपास और जूट के थैले होते हैं, इनका प्रयोग करिए। ये प्रकृति में जल्दी से अपघटित हो जाते हैं। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। जब आप कचरा का निस्तारण करें तो इन पदार्थों को अलग कर ले, आसानी से विघटित होने वाले और लंबे समय तक विघटित न होने वाले। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। आप अपने सुझाव अवश्य दें, जिससे हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करके पर्यावरण को सुरक्षित स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग अवश्य दें। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अगर हमारे पास प्लास्टिक अपशिष्ट है, प्लास्टिक कचरा है, तो उसका दोबारा उपयोग करना ही सबसे बेहतर होगा। उसे रिसाइकल करना ही सबसे बेहतर उपाय होगा। अगर उसे जलाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक हम यूज़ करते हैं उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। उसे रिसाइकल करके नई चीज़ें उसकी बनाई जा सकती हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए, यानी आप उनकी एक सूची बनाइए अपनी कॉपी में, जो वस्तु आप घर में उपयोग ले रहे हैं प्लास्टिक की, और उसका उपयोग दोबारा भी हो सकता है। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः संकृत सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए। वेद इम्पोर्टेड। आप 4R सिद्धांत क्या है, LDC में
ये एग्ज़ाम में एलडीसी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा भी गया था 4R सिद्धांत के बारे में, आप पुराने पेपर देखेंगे तो याद रखिए 4R सिद्धांत क्या है, उपयोग कम करिए रिड्यू एंड बेहद ही कम उपयोग कीजिए किसका, प्लास्टिक का, पुनः उपयोग कीजिए एंड रीयूज दूसरा आर, पुनः संकृत कीजिए एंड रीसाइकल तीसरा आर, पुनः प्राप्त कीजिए एंड रिकवर चौथा आर। एंड 4R सिद्धांत यही है कि उपयोग कम करना, रिड्यू, पुनः उपयोग करना, रीयूज, पुनः संकृत करना यानी तो इस प्रकार से 4R सिद्धांत को आप अपनाकर आप क्या करें, पर्यावरण हितैषी बन सकते हैं। एंड बेहद ही अच्छा सुझाव है 4R सिद्धांत, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों से प्रकृति को बचाने का। आइए आगे देखते हैं, क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु विशेष रूप से गायें कचरा खा रही हो? तो बिल्कुल देखा है हमने, गाँव में, शहरों में। खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ये भी पशु साथ साथ में खा लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो इसके परिणाम उन्हें अपनी जान देकर भुगतने पड़ते हैं। प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंत में ये उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं और अधिकतर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थान पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं? तो आप क्या उपाय देंगे, क्या सुझाव देंगे इस तरीके से आप प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उद्यान में, पिकनिक स्थल पर, सड़कों पर, गलियों में कचरे के ढेर लगाते हैं, पॉलीथीन को खुले में फेंकते हैं, जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त हो रहे, तो ऐसा आप क्या उपाय देंगे? तो इसका उपाय यही है, रेशा विवेक के उपाय क्या है? पॉलीथीन, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। इन जलाशयों में फेंकने से नालियाँ अवरुद्ध होती है और सड़क पर फेंकने से गंदगी होती है और पशु जिसको खाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें इनका इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। खरीदार के लिए जाते समय, जब आप खरीदारी के लिए जाते हो तो एक सूती कपड़े का थैला, जूट का थैला लेकर जाए, जिससे आपकी पॉलीथीन आपको दुकानदार नहीं देगा और पॉलीथीन घर पे नहीं आएगी तो पॉलीथीन बाहर भी नहीं जाएगी। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग लाइए। तो कम से कम पॉलीथीन का उपयोग करके भी हम पर्यावरण के हितैषी बन सकते हैं। इस तरीके से ये पार्ट अपना पूरा होता है। आपने क्या सीखा ये अपना अगले भाग में देखेंगे प्रश्न उत्तरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।